हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। आज हम करने वाले हैं हमारे फोर्थ लेसन का सेकंड पार्ट, जिसके अंदर हम सिलेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, आपको रिक्रूटमेंट के ऊपर वीडियो अवेलेबल हो चुकी थी। इससे पहले मैंने रिक्रूटमेंट के ऊपर क्योंकि थोड़ा सा लंबा हो चुका था, 1 घंटा 5 मिनट के कुछ करीब वीडियो बनी थी, 60-65 मिनट की। और जो सिलेक्शन का जो पॉइंट है वो भी इम्पॉर्टेंट है। सो मेरे को लगा कि इसको थोड़ा सेपरेट समझाया जाए आपको, क्योंकि इसके ऊपर आधे से पौना घंटा लगना था तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती। तो आपके लिए शॉर्ट वीडियो 1-1 डेढ़ घंटे की ही अवेलेबल करवाने की मेरी कोशिश रहेगी, और सिलेबस जल्द से जल्द कंप्लीट करवाऊँ मैं, ये भी पूरी कोशिश रहेगी। और साथ साथ आपको पता होगा इनकम टैक्स, आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग का भी सिलेबस चल रहा है। जैसे जैसे मुझे को टाइम लग रहा है वैसे वैसे मैं आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ, ठीक है। सो आज हम सिलेक्शन का पॉइंट पढ़ेंगे। आपको याद होगा, एक मैंने रिक्रूटमेंट का एग्जांपल, यहाँ रिक्रूटमेंट का जो चैप्टर है मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था। और जिन बच्चों ने अगर वो वीडियो नहीं देखी है, एसएससी सीजीएल के परीक्षा के लिए जो 1 मई तक आप आवेदन कर सकते हैं, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये एक रिक्रूटमेंट है। रिक्रूटमेंट करने का तरीका है कि आपको किस तरह से आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, ये एक रिक्रूटमेंट का सोर्स है, ठीक है। आपको एक्सटर्नल ये जो है ना, जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखो, आपको इन्फॉर्मेशन नज़र आ रही होगी कि 37,409 पद 2022 के अंदर क्या थे अप्लाई किए गए थे। यही एग्जाम्पल हम साथ में लेके चलेंगे। मैंने आपको पहले भी समझाया था। मान लीजिए ये 37,000 पद के लिए इन्फॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन ने एडवर्टाइज़ कर दी, मतलब कि अनाउंसमेंट कर दी। सभी लोगों ने सुना, जो जो लोग इसके लिए मतलब इंटरेस्टेड थे, जिनको ये पता चला कि हाँ ये वैकेंसी निकल आई है। अब आपको ही पता है कि जैसे हरियाणा के अंदर बहुत कम वैकेंसी निकल रही है गवर्नमेंट जॉब की। अब मेरे हिसाब से अप्रैल के मिड में मेरे को ये चैप्टर करवाना था, मेरे को इसलिए इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ी कि जो आपकी हरियाणा पुलिस की है, जो कांस्टेबल है, मेरे हिसाब से पता नहीं हौलदार है, उसकी वैकेंसी आएगी अप्रैल के मिड में। तो क्या है ये आपको इन्फॉर्मेशन पहले दी, देन आप उसके लिए आप क्या करोगे, एप्लीकेशंस फिल करोगे। एप्लीकेशन फिल करने के बाद आपका सिलेक्शन प्रोसेस शुरू होगा। तो हम वही देखेंगे कि सिलेक्शन प्रोसेस कैसे स्टार्ट होगा। अब मान लीजिए कि 37,409 बच्चों ने उस मतलब पोस्ट के लिए क्या किया, आवेदन एप्लीकेशन फिल किए, ठीक है जी। फिर मान लीजिए उसके लिए क्या है, अप्लाई किया 30 लाख। हम स्टार्टिंग से यही पढ़ते आ रहे हैं कि 30 लाख लोगों ने किया, 37,409 पोस्ट थी, है ना। और तो क्या होगा, ये थोड़ी ना है कि आप पूरे के पूरे 30 लाख कैंडिडेट को सिलेक्ट कर लोगे, नहीं ना। हमें कितने चाहिए, हमें केवल 37,409 कैंडिडेट ही चाहिए। किसमें से सेलेक्ट करेंगे, 30 लाख में से। देखो जनसंख्या आज के टाइम में ना, कंपटीशन इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा कंपटीशन है, मतलब आप सोच भी नहीं सकते इस लेवल को। मतलब अगर कोई आप बिना तैयारी के एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो भूल जाओ कि हाँ आपका सिलेक्शन होगा। नॉर्मल सी बात है। इतने कॉम्पिटेंट और इतने एफिशिएंट, इतने कैपेबल पर्सन उस जो 3-5 साल 7 साल से उस चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हो, और आप 1 महीने की तैयारी के रिगार्डिंग मतलब समझ पा रहे हो ना। मतलब कंपटीशन इतना इंक्रीज हो गया है कि आप एक पोस्ट के लिए इतनी सारी लोग आ जाते हैं कि हमें भी दो, है ना। तो क्या है, अब देखो वैकेंसी निकाली थी केवल 37,409 पोस्ट के लिए, राइट। बट आए कितने एप्लीकेशन है हमारे पास, 30 लाख। बट सेलेक्ट कितने होंगे, जस्ट ओनली यही बच्चे सेलेक्ट होंगे ना, 37,409। तो इसलिए कहते हैं रिक्रूटमेंट क्या कर रहा है, रिक्रूटमेंट आपको परसुएट कर रहा है, आपको स्टिमुलाइज कर रहा है, आपको क्या कर रहा है, प्रोस्पेक्टिव्स जो एम्प्लॉयज़ हो रहे हैं, जो मतलब कि उम्मीदवार हैं, जो इस चीज़ के लिए इच्छुक हैं, उनको अट्रैक्ट कर रहा है। कौन, रिक्रूटमेंट। इसलिए कहते हैं रिक्रूटमेंट क्या कह रहा है कि जितना हो सके उतने एप्लीकेंट आओ भाई, जितना हो सके उतने एप्लीकेंट आओ, क्योंकि जितना ज़्यादा कंपटीशन होगा उतने बढ़िया, उतने एफिशिएंट पर्सन ही हम क्या कर पाएंगे, सेलेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर तो समझ पा रहे हैं कि जितना ज़्यादा कंपटीशन होगा उतने ज़्यादा, मतलब जितने ज़्यादा कैंडिडेट आएंगे उतने बढ़िया कैंडिडेट हम सेलेक्ट कर पाएंगे। अब देखो 30 लाख में से ये तो क्या होगी, हमारी रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगी। और रिक्रूटमेंट प्रोसेस हमेशा पॉजिटिव होती है, किसी भी को भी ऐसे ये नहीं कहेगी कि हाँ आप नहीं आ सकते, आप नहीं आ सकते। अब मेरे को नहीं पता इसके अंदर एलिजिबिलिटी कितनी है एसएससी सीजीएल के अंदर, ठीक है। मान लेती हूँ, ये मैंने ना ऑलरेडी वैसे थोड़ा सा डेमो करवाया था पहले, बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ अगेन।
मान लीजिए SSC CGL, ये जो SSC CGL के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा हुआ है कि ये +2 क्लास के बच्चे ही और जिनके पास मैथ प्लस फिजिक्स हैं वही कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल करेंगे। बट क्या किया, जितने भी थे +2 क्लास के, जितने भी थे, आर्ट के थे, इन्होंने भी फिल कर दिया, कॉमर्स के भी थे, इन्होंने भी फिल कर दिया, और मेडिकल के जो थे इन्होंने भी फिल कर दिया। ठीक है, सबने फिल कर दिया, आंख बंद करके फिल कर दिया, मतलब ऐसे अंधाधुंध की तरह। बट एलिजिबिलिटी क्या थी कि केवल और केवल जिनके पास मैथ है और फिजिक्स है वही कैंडिडेट क्या करेंगे, एप्लीकेशन को फिलअप करेंगे। ठीक है जी। अब 30 लाख में से केवल 37,409 बच्चे ही सेलेक्ट होंगे। तो कहने का मतलब बाकी बच्चे 29 लाख कुछ 63 पता नहीं 62 ऐसा कुछ अमाउंट बचेगा। ठीक है, इतने कैंडिडेट को क्या किया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। तो सिलेक्शन हमेशा क्या होती है, नेगेटिव प्रोसेस होती है। इन दोनों के अंदर डिफरेंस यही है। लास्ट में जब हम डिफरेंस करेंगे तो वहाँ पर ये प्रॉपर आएगा क्वेश्चन पॉइंट। ठीक है, तो देखो बढ़ते हैं हमारे सिलेक्शन वाले सेक्शन के ऊपर, और जिससे पहले जो रिक्रूटमेंट का पॉइंट था वो हो चुका है। ठीक है, तो देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, सुंदर सुंदर लाइनों में क्या लिखा हुआ है। आफ्टर रिक्रूटमेंट ऑफ द कैंडिडेट को रिक्रूट करने के बाद, मतलब एप्लीकेशन रिसीव करने के बाद, सिलेक्शन ऑफ द सुटेबल एम्प्लॉय इज मेड। हमें सुटेबल मतलब जो उस पद के लिए राइट पर्सन, राइट काइंड ऑफ द क्वालिटी एंड राइट प्लेस पर हमें सही पर्सन को अपॉइंट करना है। बिकॉज रिक्रूटमेंट क्या होती है, पॉजिटिव प्रोसेस है। जितने आ रहे हैं आने दो भाई, आने दो, हम उसमें से सिलेक्ट करेंगे। मोर एंड मोर कैंडिडेट्स आर मोटिवेटेड टू अप्लाई फॉर द जॉब डिक्लेयर्ड वैकेंट। जो वैकेंट जॉब थी ना, उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या किया गया, मोटिवेट किया गया कि आप वहाँ आओ और अपनी एप्लीकेशन को क्या करो, डिपॉजिट करो। ने बट जो सिलेक्शन क्या है, एक नेगेटिव प्रोसेस है। क्यों, अब देखो 30 लाख में से केवल 37,000 लोगों को ही सेलेक्ट करेंगे, तो इसलिए कहते हैं ये नेगेटिव प्रोसेस है। इट्स एम एट द वीडिंग आउट द एप्लीकेंट इन सच ए मैनर दैट ओनली कैपेबल वन कैन बी सिलेक्टेड। केवल कैपेबल पर्सन को ही हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, और बाकी सभी को हम आउट, निकलो भाई। अब देखो मैंने क्या कहा कि आप इसके अंदर केवल जिनके पास मैथ और फिजिक्स है, देखो आर्ट वालों के पास तो फिजिक्स होगी नहीं ना, कॉमर्स वाले के पास होगी, तो इनको क्या करेंगे, हम निकाल देंगे। बट अगर मेडिकल के अंदर किसी बच्चे ने बायोलॉजी के साथ क्या कर रखा है, मैथ भी ले रखा है, बायोलॉजी के साथ क्या कर रखा है, मैथ भी ले रखा है, तो वो कैंडिडेट एप्लीकेबल है। अगर किसी ने मैथ नहीं ले रखा तो वो कैंडिडेट भी क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। सिलेक्शन यही तो है, छांटना। मतलब कि इतने सारे कैंडिडेट्स में केवल कॉम्पिटेंट और कैपेबल व्यक्ति को ही छांटना हमारा सिलेक्शन होता है। इसलिए कहते हैं ये क्या है, हमारा नेगेटिव प्रोसेस है। अब देखो, अब हमारा जो डेफिनेशन है, पर्टिकुलर जो राइटर है, पर्टिकुलर जो ऑथर है, हमारा उनके द्वारा लिखना है। अब बच्चे बहुत से ये पूछते हैं कि मैम, जैसे मैं क्वेश्चंस पेपर करवाती हूँ ना, तो ये पूछते हैं कि मैम जैसे आप बता रहे हो कि इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, मीनिंग भी लिखना है, फिर मेन कंटेंट में प्रोसेस भी लिखनी है, पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करना है, देन उसके बाद आपको कंक्लूजन भी लिखना है। वो कैसे लिखें क्वेश्चंस, ये बहुत कमेंट आते हैं डेली के। मेरे हिसाब से ऐसे सिमिलर टाइप के कमेंट्स काफ़ी सारे हो जाते हैं, मैं आपको भी बता रही हूँ। अब देखो ये इंट्रोडक्शन पढ़ा हमने, डेफिनेशन यहाँ से पढ़ेंगे डाली ऑर्डर के द्वारा, देन इसके बाद हमारा जो मेन कंटेंट है ये पढ़ेंगे, और जो आपका, तो आपको यही तो करना होता है, कंक्लूजन, मीनिंग और आपके जो इंट्रोडक्शन का कम्बिनेशन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे डेफिनेशन देखो क्या दे रखा है, सिलेक्शन इज अ प्रोसेस इन विच कैंडिडेट फॉर एम्प्लॉयमेंट आर डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। कहने का मतलब कैंडिडेट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा। पहला पार्ट्स क्या होगा, जिनको लेटर ऑफर किया जाएगा कि आ जाओ बच्चों, आपकी भर्ती सिलेक्शन हो चुका है, आप पक्के हो चुके हैं। एक वो स्टूडेंट्स होंगे जिनको क्या है, रिजेक्शन पॉइंट बताया जाएगा कि आपको यहाँ से आउट कर दिया गया, चलो आपको कहीं और ट्राई करना, अभी हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। ऐसे कुछ अच्छी विशेष कहेंगे और आपको निकलने के लिए कहेंगे, है ना। अब ये तो थोड़ी ना कहेंगे कि हाँ दफ़ा हो जाओ, ऐसे करो वैसे करो, नहीं, एक प्रॉपर सिस्टमेटिक वे से आपको रिजेक्ट करेंगे कि आप नेक्स्ट टाइम ट्राई करना, आपका दिन शुभ हो, ऐसे वैसे। ठीक है, समझ रहे हो। तो मतलब एक पॉइंट होगा जिसके अंदर आपको एक इन एम्प्लॉय को क्या करोगे, ऑफर करोगे 37,409 को, और बाकी बचे जो 29 लाख
कुछ हज़ार, उनको क्या करोगे, रिजेक्ट करोगे। ठीक है जी। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, दोज हु आर ऑफर्ड एम्प्लॉयमेंट एंड दोज हु आर नॉट। एक तो जिनको ऑफर किया गया है और दूसरा जिनको मना करेंगे, उनकी बात करनी है। ठीक है। अब यहाँ पर देखो मैं बोलने से पहले यहाँ लिखा हुआ है वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो चैप्टर की वीडियो ना मैं ऑलरेडी एक बार और अपलोड कर चुकी हूँ, उसके अंदर भी मैंने बताया था और पिछले काफ़ी सालों से मैं बताती आ रही हूँ कि ये जो चैप्टर है ना, यहाँ से कम 30-35 नंबर का क्वेश्चन पेपर आपका मिलेगा। क्योंकि आज ही एक स्टूडेंट का कमेंट्स आया था, वो जम्मू कश्मीर की यूनिवर्सिटी थी, उन यूनिवर्सिटी का नाम मेरे हिसाब से देवी कुछ ऐसा यूनिवर्सिटी था, वैष्णो देवी ऐसा कुछ यूनिवर्सिटी का नाम था। उन्होंने पूछा कि मैम हमारे जो हैं अब इस साल से 2023 से क्वेश्चंस क्या हैं एमसीक्यू में ऑब्जेक्टिव टाइप में आएंगे, तो हमें किस तरह से तैयारी करनी चाहिए। तो मैंने उनको भी यही सजेशन की थी कि आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट को उठाओ और पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर पर्टिकुलर टॉपिक उठाओ और उससे रिलेटेड क्रोम पे, गूगल पे, ठीक है, आप क्वेश्चन सर्च करो इन ए फॉर्मेट ऑफ द एमसीक्यू। ठीक है। बहुत से सोर्स हैं आप जहाँ से आप स्टडी कर सकते हो। ठीक है। तो मैं आपको जरिया बता रही हूँ, अगर किसी का भी ऐसे एमसीक्यू में है तो गूगल पे सर्च करो एमसीक्यू क्वेश्चन पर्टिकुलर सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, पर्टिकुलर टॉपिक के रिगार्डिंग, आपके वहाँ आ जाएंगे, जहाँ से मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और प्रैक्टिस क्वेश्चन से ये पता चल जाएगा कि आपके क्वेश्चन बन के कैसे आ रहे हैं, आपका जो पैटर्न है, आपकी जो क्वेश्चन की कॉम्प्लेक्सिटी है वो किस तरह से बनकर आएगी। समझ पा रहे हो। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज़ अ वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो इसलिए आप सभी के लिए हमने एक सेपरेट चैनल बनाया है जहाँ पर आपको अपनी स्ट्रीम के सभी क्वेश्चन और सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन मिलेंगे और डिफरेंट ईयर के मिलेंगे। ठीक है। तो ये जो बीकॉम के हैं, एमकॉम के हैं, एमबीए के हैं, इनके सभी के क्वेश्चन पेपर मैं अभी रिसेंट अपलोड करके ही मतलब कंप्लीट हो चुके हैं, अपलोड हो चुके हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है। अब यहाँ पे हम चलते हैं सिलेक्शन के पॉइंट पे। ये मैं बात क्यों बता रही थी, क्योंकि आप उन क्वेश्चन पेपर में देखना आपके जो सिलेक्शन के और रिक्रूटमेंट के क्वेश्चंस देखना कितने रिपीट हुए हैं, और जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज अब अपलोड करूँगी तो आप वहाँ पर भी देख सकते हैं कि कितने क्वेश्चंस कितने मतलब कितना प्रेफरेंस दे रहे हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है। अब देखो यहाँ पर सिलेक्शन की बात आती है, सिलेक्शन के प्रोसेस की बात आती है, हम किस तरह से हम सिलेक्शन करते हैं। अब मैं आपको एक ऐसी पोस्ट पर रिक्रूट करने वाली हूँ, मतलब ऐसे पोस्ट पर आपको सेलेक्ट करने वाली हूँ जहाँ आपकी इच्छा है। जैसे कि आपके मान लीजिए आपको क्या करना है, नेट क्लियर करना है। क्या करना है, नेट क्लियर करना है और कॉलेज के अंदर प्रोफेसर की पोस्ट पर आना है या फिर आपको रिसर्च स्कॉलर बनना है। ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप एप्लीकेशन फिल करोगे, है ना। अब देखो मैं आपको वैसे रिसेंट का एग्जांपल देती हूँ। अभी नेट का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था और उसका रिज़ल्ट आने वाला है फ़िलहाल। तो रिज़ल्ट के अंदर कम से कम 6 से 6,500 बच्चे ही सिलेक्ट होंगे। हर बार का क्राइटेरिया यही होता है कि 6% बच्चे ही पूरी पॉपुलेशन में से सेलेक्ट होंगे, इवन वो चाहे कैसे ही मतलब कितने ही फॉर्म फिल की जाए। और हर बार 12 से 13 लाख बच्चे नेट का एग्ज़ाम फिल करते हैं। ठीक है। नेट का एग्ज़ाम होता है टीचिंग लाइन के लिए। ठीक है। तो देखो 12 से 13 लाख बच्चे भरेंगे, उसमें से केवल 6,000 बच्चे इस एग्ज़ाम को करेक्ट करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या होता है कि आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एप्लीकेशन को रिसीव किया जाता है, एप्लीकेशन को क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है। और उन एप्लीकेशन को कलेक्ट करने के बाद उनको उनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से सेग्रीगेट कर दिया जाता है, स्कैन किया जाता है कि हाँ देखो मान लीजिए ये 10 पर्सन है, इन सब ने फिल कर रखा था। ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इन सब ने फिल कर रखा था, मैंने देखा कि आर्ट वाले हैं इसको हटा दिया, कॉमर्स वाले हैं इसको हटा दिया, मेडिकल वाले ये देखा कि जिसके अंदर बायोलॉजी तो नहीं है, बायोलॉजी है जिसके पास उसको कट कर दिया, मैथ है तो उसको रख लिया, और जो नॉन मैथ वाले थे तो उनको रखा है। राइट। तो मैंने क्या किया, इनको स्कैन किया, जो कैंडिडेट एप्लीकेबल थे उनको अलग कर लिया और जो कैंडिडेट जिनको मैंने बाहर निकाला था उनको अलग कर लिया। अब जो कैंडिडेट सेलेक्ट किए हैं उनके लिए स्पेशल एक इंटरव्यू सेट किया जाएगा जिसे हम कहेंगे प्रीलिमिनरी इंटरव्यू। देखो बुक से पढ़ते हैं देन आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन क्या कह रहा है, वैकेंट पोस्ट आर एडवर्टाइज इन द न्यूज़पेपर बाय द ऑर्गेनाइजेशन। जो वैकेंट पोस्ट है, जो खाली जगह है, उसके लिए न्यूज़पेपर में ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, इन्फॉर्मेशन डाल दी। ठीक है जी। द एप्लीकेंट फॉरवर्ड देयर एप्लीकेशन टू द ऑर्गेनाइजेशन। जो एप्लीकेंट है वो फार्म को भर कर क्या करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन को दे देंगे।
ऑन द रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन पर्सनल डिपार्टमेंट इनिशिएट सेक्शन प्रोसेस करेंगे। ऑल द एप्लीकेशन आर स्कैन बाय द डिपार्टमेंट। क्या कह रहा है कि आपने जो फॉर्म अप्लाई किया था उसको डिपार्टमेंट पर्सनली, जो अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए जाएंगे, वे डिपार्टमेंट वाले क्या करेंगे, स्कैन करेंगे। जिनकी क्वालिफिकेशन मैच होती है उनको अलग सेक्शन में, जिनकी नहीं होती उनको हटा दे देंगे। दोज एप्लीकेंट हु डू नॉट फुलफिल द रिक्विजिस्ट क्वालिफिकेशन आर वेडेड आउट ऑन दिस एवरी स्टेज। जो पर्सन क्या है क्वालिफिकेशन से बाहर होते जाएंगे उन्हें एक अलग स्टेज में रख दिया जाएगा। हर एक स्टेज में, अभी देखो इतनी स्टेज है ना, इतनी स्टेज में से क्या करेंगे, हर एक स्टेज में से बच्चे क्या होंगे, बाहर होंगे। ठीक है, मैं इसको थोड़ा रब कर लेती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, उनके लिए जो सिलेक्ट हुए कैंडिडेट उनके लिए क्या किया जाएगा, इंटरव्यू रखा जाएगा। क्या है इंटरव्यू के अंदर, क्या चीज़ की जाएगी, इंटरव्यू के अंदर जनरल क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो स्पेशल उस कैंडिडेट से रिलेटेड होंगे। जैसे कि उसकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या है, मतलब कि उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसका एक्सपीरियंस क्या है और कितना वो चाहता है कि उसको इस पोस्ट के लिए इतना पैसा मिलना चाहिए, कितनी उसकी एक्सपेक्टेशन है। इंटरेस्ट ऑन वर्किंग, अगर वो काम कर रहा है तो उसका इंटरेस्ट क्या है, वो पर्सनली इंटरेस्ट के लिए कर रहा है या फिर ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के लिए कर रहा है। ठीक है, उसकी एज कितनी है, ये सभी बातें क्या करी जाएंगी, कलेक्ट की जाएंगी। और जिस भी पर्सन का इफेक्टिवली ये प्रीलिमिनरी इंटरव्यू चला जाएगा उन्हें फिर इसमें से सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि अब मैंने कहा कि ये जो SSC CGL के लिए अब 30 लाख बच्चे लिए मैंने, राइट, और उसमें से मेरे को केवल 37,409 सेलेक्ट करने हैं। इसमें से मान लीजिए 10 लाख तो ऐसे ही एलिमिनेट कर दिए मैंने, क्योंकि इसमें से इतने सारे बच्चे मैंने बताया कि मैंने यहाँ पे हटाए, यहाँ पे हटाए। ठीक है, बाकी बचे कितने, 20 लाख। अब 20 लाख में से मुझे केवल कितने सेलेक्ट करने हैं, यही करने हैं। नेक्स्ट प्रीलिमिनरी इंटरव्यू में देखा कि बहुत से जो स्टूडेंट्स है, कैंडिडेट है, वो ईगोसेंट्रिक है, मतलब सब में ऐसे खुद के पर्सनली स्टेटस के बारे में ही सोच रहे हैं। ठीक है, अपने अपने बारे में सोच रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोच रहे हैं, उनका सोसाइटी स्टेटस अच्छा नहीं, उनको कम्युनिकेशन नहीं आती, मतलब बहुत से रीज़न थे जिसके थ्रू उन्होंने बाहर निकाल दिया। मान लीजिए उन्होंने 5 लाख बच्चे फिर निकाल दिए, 5 लाख यहाँ निकाले। ठीक है, अब बच गए 15 लाख। अब 15 लाख में से 37,409 का हमें सिलेक्शन करना है। अब जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, जो कैंडिडेट कैपेबल हैं, सुटेबल हैं अपनी पोस्ट के लिए, उन्हें क्या किया जाएगा, आगे पोस्ट के लिए फिक्स किया जाएगा, मतलब आगे उनकी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, क्या है, एप्लीकेशन ब्लैंक है, उनको एक पेज दिया जाएगा, ब्लैंक मतलब खाली, जिसके ऊपर जो भी इंस्ट्रक्शन लिखी होगी वो आपको फिल करनी है। देन उसके बाद आपका प्रोसेस, जो आज के टाइम में ये दोनों जो पॉइंट है ना, ये ट्रेडिशनल प्रोसेस थी, इस तरह से ना ट्रेडिशनल वे से हम करते थे। अब क्या करेंगे, 15 लाख बच्चे इस एप्लीकेशन जो आपको दी जाएगी, जो खाली है, उसको फिल करेंगे। ठीक है, इस एप्लीकेशन में क्या होगा, इस एप्लीकेशन में क्या है, सच एप्लीकेंट आर फाउंड द सुटेबल इन द प्रीलिमिनरी इंटरव्यू आर द कॉल्ड अपॉन ए फिल टू प्रिस्क्राइब एप्लीकेशन फॉर्म। वो एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे जो आपको दिया है। इट इज़ द कन्वेंशनल एंड द वाइडली प्रिसाइज्ड मेथड ऑफ द ऑब्टेन द जनरल इन्फॉर्मेशन अबाउट द एप्लीकेंट की जनरल इन्फॉर्मेशन लेंगे, वही जो अभी हमने पढ़ा कि उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्या है, उसकी एजुकेशन क्या है, कितना एक्सपीरियंस है, ठीक है, उसका हेल्थ क्या है, रेफरेंस क्या है, मिनिमम वेजेस क्या है। अब देखो इतने बच्चों में अब हमें ये पता चल गया कि केवल 15 लाख ही बच्चे रह गए जिनमें से हमें 37,000 सेलेक्ट करने हैं। अब हम क्या करेंगे, मैथ का डिपार्टमेंट अलग कर देंगे और फिज़िक्स का डिपार्टमेंट अलग कर देंगे। अब इनके लिए भी ना कुछ और क्राइटेरिया सेट कर देंगे, इनके लिए कुछ और क्राइटेरिया सेट कर देंगे। ठीक है, इनका क्राइटेरिया सेट कर देंगे तो इसके थ्रू भी बहुत से बच्चे आउट हो जाएंगे कि मान लीजिए एक्सपीरियंस मांग लिया, पहले एक्सपीरियंस नहीं था, और मान लीजिए कि साथ में हाइट और वेट भी मांग लिया या फिर कुछ और मांग लिया, ठीक है, सर्टिफिकेट मांग लिए, तो इसके कारण भी बहुत से बच्चे क्या हो जाएंगे, आउट हो जाएंगे इस प्रोसेस से। तो एप्लीकेशन फिल करने के बाद अब देखो इतने, चाहे वो छोटी जॉब हो, चाहे 6,000 की हमें नौकरी करनी हो, चाहे 6 लाख की करनी हो, टेस्ट तो भाई सब में देना पड़ता है ना। तो फिर आ जाता है रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट में 1000 नहीं लाखों बच्चे क्या होते हैं, बाहर होते हैं। आपको भी पता है, आपने भी कभी ना कभी तो दिया होगा, है ना, बहुत फॉर्म निकलते हैं। तो रिटन टेस्ट में क्या होता है, रिटन टेस्ट
एक तरह से अरेंज टेस्ट होता है जिसके अंदर एप्लीकेंट के सुटेबिलिटी के हिसाब से उसको स्ट्रक्चर किया जाता है। वैसे मैंने इसको मतलब ये न्यूज़पेपर लाने से पहले मैंने इसके बारे में सर्च किया कि कैसे क्या जॉब है, मैं क्योंकि इसमें सारी चीज़ें मुझे चाहिए थी, क्योंकि आपको तभी समझ में आएगा। अब मोस्टली मैंने देखा कि क्या थे वो, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस एंड मैथ एप्टीट्यूड, इन सभी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है किसी भी पेपर को करेक्ट करने के लिए, राइट। तो ये एक प्रॉपर स्टैंडर्डाइज टेस्ट आपको बता दिया कि इस सिलेबस में से आपका क्या आएगा, इस सिलेबस में से आपका पेपर आएगा, तो आप उसको तैयारी करोगे। तो उसके बाद क्या है, किस किस तरह के और टेस्ट होते हैं, जैसे कि पर्सनैलिटी, अचीवमेंट, एबिलिटी टेस्ट, सुटेबिलिटी, सभी तरह के टेस्ट होते हैं। पर्सनैलिटी टेस्ट में क्या आता है कि आपका कॉन्फिडेंस देखा जाता है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस देखा जाता है, आपका ये देखा जाता है कि आप टाइमली डिसीजन ले पा रहे हो नहीं ले पा रहे हो, आपका सोशल नेचर कैसा है, आप लोगों से कैसे कम्युनिकेट कर पा रहे हो, कैसे बातचीत कर पा रहे हो। एग्जाम्पल के तौर पर एक सेल पर्सन है, ठीक है, उसको कंपनी ने रखा। सेल पर्सन का काम क्या होता है कि कस्टमर के साथ और आपके जो प्रोडक्शन मैनेजर है और बाकी मैनेजर है उनसे कम्युनिकेट करना और अपने कस्टमर्स को मनाना कि ये जो कंपनी का प्रोडक्ट है ना आपके लिए ही बना है। वो कैसे आप कम्युनिकेट करोगे? अगर किसी एम्प्लॉई को ऐसे बोलना ही नहीं आ रहा, ऐसा कम्युनिकेट करना ही नहीं आ रहा, तो क्या वो अपनी जो जॉब को अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा? नहीं ना। तो सबसे पहले पर्सनैलिटी टेस्ट होता है कि आपके अंदर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आप अच्छे से बोल पा रहे हो नहीं बोल पा रहे, आपका जो डिसीजन है, आपका जो कस्टमर जैसा है उसके हिसाब से आप चेंज हो पा रहे हो नहीं हो पा रहे, है ना। तो ये जो क्या है, आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है पर्सनैलिटी टेस्ट। नेक्स्ट आता है अचीवमेंट टेस्ट। अचीवमेंट्स के बारे में बोला जाए तो कि एफिशिएंसी देखी जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर टाइपिंग का जाए, अगर मुझे कोई आज कहने लगे ना टाइपिंग करो ऐसे 30, 38, 50 वर्ड पर मिनट, तो मुझसे नहीं होगी, क्योंकि मेरे में ऐसी एफिशिएंसी नहीं है। मैंने कोई ऐसा अचीवमेंट जो टेस्ट है कभी दिया नहीं, ठीक है। तो उसकी अचीवमेंट भी देखी जाएगी, कितनी उसकी एफिशिएंसी टेस्ट है, कितना उसके अंदर एफिशिएंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं कि देखो यहाँ पे एग्जाम्पल भी स्टेनोग्राफी का लिखा हुआ है कि मे बी आस्क्ड टू टेक द टेस्ट ऑफ अ टाइप एंड शॉर्ट एंड ए कैंडिडेट फॉर द जॉब ऑफ द ट्रक ड्राइवर। ट्रक ड्राइवर को ड्राइविंग का टेस्ट दिया जाएगा, मतलब कि उसकी एबिलिटी के हिसाब से, उसकी एफिशिएंसी के हिसाब से इसका टेस्ट करवाया जाता है। इंटेलिजेंसी टेस्ट तो सीधी सी बात है, अपनी मेंटल के ऊपर डिपेंड करते हैं कि किस तरीके से आप किस चीज़ को कैसे रिलेट कर पा रहे हो, ठीक है। इंटरेस्ट टेस्ट की बात की जाए तो किस के रिगार्डिंग आपका लाइक डिसलाइक है, जैसे कि ड्राइंग कंपटीशन होता है, ये इंटरेस्ट के ऊपर होता है। सबको ड्राइंग नहीं आती, सबको पोस्टर बनाने नहीं आते, है ना। नेक्स्ट है एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, जिसमें आपको थोड़ा सा लर्निंग पॉइंट आ जाता है, ठीक है। फिजिकल एबिलिटी टेस्ट भी होता है, जिसके अंदर आपकी फिजिकली जो, ये मोस्टली ना फोर्स में होता है, फोर्स वाली सिलेक्शन के अंदर जब भी आप किसी भी फोर्स के, जैसे कि हरियाणा पुलिस का, दिल्ली पुलिस का, किसी भी पुलिस का, जैसे BSF, CSIF एंड CRPF, इनके सभी के जब फॉर्म फिल करते हैं तो आपको एक फिजिकल क्राइटेरिया देखते हैं कि मेल की इतनी हाइट होनी चाहिए, फीमेल की 155, 158, 160 के करीब ऐसे मांगते हैं, और जो मेल की होती है 180 प्लस मांगते हैं, और उनकी रेसिंग भी होती है, हाई जंप, लॉन्ग जंप, इन सभी के बारे में इन्फॉर्मेशन होती है। तो फिजिकल एबिलिटी का मतलब समझ पा रहे हो कि जहाँ पर आपको फिजिकली टेस्ट देना पड़े, मैदान में जाकर आपको अपना परफॉर्मेंस दिखाना पड़े। अब अगर मान लीजिए, अब हम कहाँ पहुँचे हुए थे, रिटन टेस्ट हुआ, रिटन टेस्ट में मान लीजिए 10 लाख लोग बाहर हो गए। इतने होते हैं एक्चुअल में, इतना होते हैं। कभी आप नोट करना, कभी आपने अपना रिजल्ट देखा हो कि इतने बच्चों ने एप्लीकेशन, नेट का रिजल्ट हमेशा ऐसे ही आता है कि कितने बच्चों ने फॉर्म फिल किया, कितने बच्चे पेपर देने आए, और कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ, और कितने इंटरव्यू में रह गए। इस सारी ऐसे न्यूमेरिकल फॉर्म में डाटा आता है, ठीक है। रिटन टेस्ट में मान लीजिए 10 लाख बच्चे रह गए, मतलब आउट, गेम से आउट, तो कितने रह गए? 5 लाख। अब 5 लाख बच्चों के अंदर कंपटीशन होगा। अब इन 5 लाख लोगों को क्या बुलाया जाएगा? इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अब इंटरव्यू डिपेंड करेगा आगे की, अगर किसी ने इंटरव्यू क्लियर कर दिया, मीन्स कि अब इंटरव्यू में आपको केवल और केवल 37,000 से ज़्यादा, मतलब 38-40 हज़ार आप सेलेक्ट कर सकते हो। देन आप रेफरेंस में, फिजिकल एग्जामिनेशन में, यहाँ तक फाइनल डिसीजन तक आप, मतलब कि आपको 37,409 बच्चे ही रखने हैं। इसकी 5 लाख में से
ये जो बाकी बच गए ना 4,63,62,000 कुछ, इनको भी हटाने। अब देखो इंटरव्यू क्या है, इंटरव्यू के अंदर क्या होता है, आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चंस डिपेंड करता है स्ट्रक्चर वे में होंगे या अनस्ट्रक्चर वे में होंगे। एक सेकेंड, स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड, नज़र आ रहा है। स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं, जो प्रॉपरली सीक्वेंस बेस होते हैं, मतलब कि ऑलरेडी प्री, इसे हम ये भी कह सकते हैं प्री डिफाइन है, मतलब ऐसे क्वेश्चन जो पहले से ही निर्धारित किए हुए हैं। बट अनस्ट्रक्चर क्या होते हैं, ये बेस्ड करता है आपके कैंडिडेट के आंसर के ऊपर। अगर जैसा कैंडिडेट ने आंसर दिया उससे नेक्स्ट क्वेश्चन उसी क्वेश्चन से रिलेट करता होगा। अनस्ट्रक्चर के अंदर मतलब कि आप इन डेप्थ चले जा सकते हो उस कैंडिडेट की पर्सनली लाइफ के अंदर भी, पर स्ट्रक्चर में क्या होता है वो प्रॉपरली प्री डिफाइन होता है एग्जामिनर को। अब ज़रूरी नहीं होता इंटरव्यू के लिए, जो मतलब जिसका इंटरव्यू होने जा रहा है मीन्स ये कैंडिडेट है, यही तैयार होके जाते हैं। नहीं 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 नहीं, जो ऊपर जो लेने वाले होते हैं ना ये भी तैयार हो जाते हैं। आपने यूपीएससी की बहुत सी सीरीज़ देखी होगी, बहुत से बच्चों ने देखा है कि सीरीज़ मतलब कि यूट्यूब पे आपने रील्स देखी होंगी कि यूपीएससी में कैसे लेते हैं। ऐसे बैठे होते हैं 4 हेड टीचर्स और बीच में इनके बिल्कुल मासूम सा बच्चा बना के ये शिकल कि हाँ मैं सेलेक्ट हो जाऊँ, उसके मन में सब में यही होता है। और सभी जो टीचर्स होंगे अपनी अपनी स्पेशलाइजेशन के हिसाब से होते हैं। सभी टीचर अपनी, जैसे आपने देखा होगा कि एक प्रॉपर इंग्लिश का होगा, एक जनरल साइंस का होगा, एक आपका क्या है हिंदी साहित्य का होगा, ठीक है, एक आपका और किसी सब्जेक्ट का जो स्पेशलाइजेशन है हिस्ट्री का होगा। फिर इसके रिज्यूम को, जो मतलब इंटरव्यू में क्या होता है आपका रिज्यूम, आपकी एप्लीकेशन, आपके नंबर कितने आए, आपके नंबर, मान लीजिए मैंने आपको क्या बताया कि आपके 4 सब्जेक्ट होंगे, उन 4 सब्जेक्ट के बेस पर आपका रिटन टेस्ट होगा, जैसे कि जनरल साइंस, जनरल नॉलेज एंड मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड, ठीक है। मान लीजिए इनके नंबर जैसे जैसे मान लीजिए 25 आए, इसके अंदर 28 आए, इसके अंदर 30 आए, इसके अंदर 39 आए, ऐसे नंबर आए, ये पर्सन सेलेक्ट है। तो इन्हीं के बेस पर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, ये अलग अलग जो भी जिस फील्ड का है, ठीक है। अगर ये स्ट्रक्चर वे में पूछते हैं, वैसे इस इंटरव्यू को पता है क्या बोलते हैं, पैनल इंटरव्यू बोला जाता है। जब क्या है इंटरव्यू लेने वाले बहुत सारे होते हैं और इंटरव्यू देने वाला एक होता है, उसे बोला जाता है पैनल इंटरव्यू, ठीक है। आगे आपके बड़ी क्लासेस के अंदर आएगा, बट अभी आप इतना डीपली मत जाइए। बट हाँ ये समझ लीजिए इंटरव्यू आपका एक स्ट्रक्चर होता है, एक अनस्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और इसके अंदर कैंडिडेट से इंफॉर्मेशन ली जाती है, ठीक है। अगर मान लीजिए इंटरव्यू में अब क्या है 5 लाख की बजाय 1 लाख वैसे आउट हो गए हैं, ठीक है, फिर 1 लाख आउट कर दिए मैंने, अब बच गए 4 लाख। जैसे जैसे स्टेजेस नीचे चली आती जाएगी ना, तो आउट होने वाली जो कैटेगरी है ना वो थोड़ी कम होती जाएगी, नॉर्मल सी बात है, आपको भी पता है इस बात का, ठीक है। अब बचते हैं रेफरेंस चेक। रेफरेंस चेक का मतलब होता है जहाँ पर ये कैंडिडेट रह रहा है ना, इसके इर्द गिर्द का जो पड़ोसी हैं, ये इनके जो पड़ोसी हैं, इनके जो तहसील है, इनकी जो पुलिस थाना है, वहाँ पर इस कैंडिडेट के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाएगी। कहने का मतलब इस कैंडिडेट के बारे में इंफॉर्मेशन ये कलेक्ट की जाएगी कि ये जो कैंडिडेट है इसके ऊपर कोई केस तो नहीं है, इसका स्वभाव कैसा है, ये सामाजिकता, मतलब सभी चीज़ें देखी जाती है। जब कोई ऑर्गेनाइजेशन में कोई पर्सन भर्ती होता है तो गवर्नमेंट भी ये प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करती है, क्योंकि हमारी फैमिली में भी जब किसी पर्सन, हमारे जो नॉन की रिक्रूटमेंट हुई थी उनका इसी तरह से हुआ था, ठीक है। और जब रेफरेंस जाती है ना, तो जो आपका जो नियर बाय जो आपके स्टेशन होते हैं ना, पुलिस स्टेशन होते हैं, वहाँ पे जो भी रेफरेंस का जो व्यक्ति, मान लीजिए ये है मिस्टर ए, ये रेफरेंस दे रहा कि हाँ ये बहुत अच्छा व्यक्ति है, हमारे समाज में बहुत अच्छा काम करता है, इसके ऊपर कोई पुलिस केस नहीं है ऐसे वैसे, तो इसकी डिटेल भी वहाँ सबमिट होगी, कहाँ, ऑर्गेनाइजेशन में, कि हाँ ये पर्सन है, ये भी पर्सन है जिसने इसके बारे में अच्छी बातें कही, ठीक है। अगर वो इस स्टेज से क्लियर हो जाता है, ठीक है, तो आगे प्रोसेस पे जाएगा फिजिकल एग्जामिनेशन के ऊपर, ठीक है। यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, रेफरेंस चेक, ऑल द एप्लीकेंट्स आर आस्क्ड इन द एप्लीकेशन फॉर्म गिव टू ए नेम एंड द एड्रेस ऑफ द 2 और मोर रेफरेंस हु नो देम। जो आपको जानते हैं उनमें 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्तियों को क्या करना पड़ेगा, आपको रेफरेंस के फॉर्म में लिखवाना होगा। दे में भी एक्स एम्प्लॉयर भी हो सकते हैं, टीचर भी हो सकते हैं, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, सो आपके कलीग्स भी हो सकते हैं, ठीक है, एप्लीकेंट्स के।
जो मतलब जो ये भर्ती हो रही है इसकी बात की जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है फिजिकल एग्जामिनेशन। मान लीजिए इसमें भी क्या कर दिया हमने, 2 लाख बच्चे बाहर निकल गए, किसी का रेफरेंस बैकग्राउंड मतलब सही नहीं बता रहे, कोई गुंडागर्दी में है, कोई वगैरह, मतलब कुछ भी कोई भी कारण, हमने क्या किए 2 लाख बच्चे क्या है बाहर निकाल दिए। 2 लाख ज़्यादा हो गए, चलो हम इसमें 1 लाख करते हैं। 1 लाख बच्चे हमने क्या कर दिया बाहर निकाल दिया, बच गए 3 लाख। 3 लाख में से अब हमारा फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट में बहुत, एक तो रिटन टेस्ट में सबसे ज़्यादा बच्चे जाते हैं, मैं बताती हूँ आपको, सबसे ज़्यादा रिटन टेस्ट में जाते हैं, और फिर आ जाता है फिजिकल एग्जाम में। किसी की हाइट 1 सेंटीमीटर रहेगी, किसी का वेट 1 सेंटीमीटर रह मतलब 1 किलो रह गया, मतलब इन छोटी छोटी टर्म्स पे, ठीक है, इन छोटी छोटी टर्म्स के ऊपर एग्जामिनेशन, फिजिकल जो एग्जामिनेशन होता है उनके ऊपर भी, ये ज़रूरी नहीं होता फोर्स में जाने वाले बच्चों का ही होता है कि ये जो फिजिकल एग्जाम है वो किसी भी पोस्ट के लिए जाए, इवन वो टीचर की पोस्ट भी जाते हैं तब भी होता है, ठीक है, चाहे वो बैंक के लिए जाए, टीचर के लिए जाए, पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट के लिए जाए, किसी भी डिपार्टमेंट के लिए जाए, फिजिकल एग्जामिनेशन होता ही होता है। बट हाँ, फोर्स के अंदर थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रिक्टली इस रूल को फॉलो किया जाता है, ठीक है। फिजिकल एग्जामिनेशन को टेस्टिफाई करेंगे वेदर द पर्सन इज कंसर्न हैज़ द नेसेसरी कैपेसिटी टू डू द जॉब और नॉट। फिर यहाँ पर भी बच्चों को बाहर निकाला जाता है। देन फाइनली डिसीजन लिया जाता है लाइन मैनेजर के द्वारा। लाइन मैनेजर का मतलब कि जिसके साथ आपको काम करना है, ठीक है, उस मैनेजर के द्वारा आपको डिसीजन लिया जाएगा कि ये जो व्यक्ति है फाइनली सेलेक्ट हो गए हैं, अब इनमें से जितने भी बच्चे बच गए ना, इन सबको आउट कर देंगे, और बाकी जो बचा है ना 37,409 बच्चों को ही सेलेक्ट करेंगे, और इन सेलेक्टेड वाले पर्सन को ही इनके पोस्ट पर क्या करेंगे, प्लेसमेंट दे देंगे। अब आपने ये देखो कि हर एक पोस्ट पर क्या होगी, रिजेक्शन होगी। हर एक पोस्ट पर मैंने क्या किया है, रिजेक्शन करती आई हूँ। 10,000 किए, 10 लाख किए, फिर 5 लाख किए, फिर 1 लाख किए, 10 लाख किए। समझ में आ रहा है? मतलब किसी भी पॉइंट पर कोई भी कैंडिडेट आउट हो सकता है। क्यों? क्योंकि हर एक लेवल के ऊपर कैपेबिलिटी देखी जाती है, और जो एफिशिएंट एंड कैपेबल एम्प्लॉय होंगे वही बच्चे क्या होंगे, उस पोस्ट पर भर्ती हो जाएंगे। दैट्स इट। लास्ट क्या आ जाएगा, प्लेसमेंट। अब आपको पता है आपका जो नेक्स्ट चैप्टर क्या है, प्लेसमेंट एंड इंडक्शन ही है। इसके अंदर हम प्रॉपरली डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल मीनिंग ऑफ द प्लेसमेंट क्या है और इंडक्शन क्या है, ओरिएंटेशन क्या है। यहाँ पे आपका लिखा नहीं हुआ ओरिएंटेशन, बट फिर भी मैं आपको बताऊंगी। अब देखो हम ना क्या कर लेते हैं, इसके सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट के बीच में डिफरेंस क्या है, हमें ये भी करना है, क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत बार 4 नंबर में पूछा हुआ है, आपकी बुक में नहीं दिया हुआ, तो मैंने स्पेशली राइट डाउन किया हुआ है, ठीक है, आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। देखो मैं आपको बताती हूँ, इंटरव्यू ना काफ़ी तरह के होते हैं, बट आपके लेवल में नहीं है तो आपको आगे तक, ये देखो मैं आपको बता देती हूँ, स्ट्रक्चर इंटरव्यू होता है, अनस्ट्रक्चर इंटरव्यू होता है, ग्रुप इंटरव्यू होता है, डेप्थ इंटरव्यू होता है, ठीक है, और आपका क्या है, स्ट्रेस इंटरव्यू होता है। मतलब कि ऐसी सिचुएशन दे दी जाएगी जहाँ पर आपको एक सिचुएशन को हैंडल करना होगा, और सिचुएशन को किस तरह से हैंडल कर रहे हो वो डिस्कस किया जाएगा। इंडिविजुअल इंटरव्यू होता है, मतलब एक कैंडिडेट होगा, एक इंटरव्यूअर होगा। इनफॉर्मल होता है जिसमें आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है। और नेक्स्ट कैसे है, फॉर्मल है जिसके अंदर प्रॉपरली स्ट्रक्चर, मतलब स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर यहाँ पे दोनों है। पैनल इंटरव्यू मैंने अभी आपको समझाया, जहाँ पर एक कैंडिडेट होंगे और काफ़ी सारे जो क्वेश्चन पूछने वाले होंगे, ठीक है। ग्रुप इंटरव्यू में क्या होता है, काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछने वाले होते हैं और इंटरव्यू देने वाले 2 होते हैं, कुछ इस तरह से, ठीक है। एग्जिट इंटरव्यू भी होता है। आपको मैं बताती हूँ, जब भी कोई अगर एम्प्लॉई अपने ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाता है ना, तो उससे एक एग्जिट इंटरव्यू भी लेते हैं। क्यों? आप उससे पूछते हैं, उसका फीडबैक लेते हैं कि आप ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जा रहे हो तो कारण क्या है, क्या आपको यहाँ पे कमी लगी, और अगर आप छोड़ के जा रहे हो तो नेक्स्ट टाइम आप कहाँ जॉब करना चाहोगे, किस इन्वायरमेंट में। तो वाई डू आर वांट टू लीव द ऑर्गेनाइजेशन, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ये इस तरह के इंटरव्यू होते हैं, ठीक है। बट जिसके एग्जाम के अंदर ये इंपॉर्टेंट आप कर सकते हैं, जिनके लिए नहीं है आप उसको स्किप कर सकते हैं। चलो अब डिफरेंस की ओर बढ़ते हैं। डिफरेंस बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। सबसे पहले मीनिंग ही है। रिक्रूटमेंट क्या होते हैं कि आप प्रोस्पेक्टिव जो सर्चिंग पोटेंशियल कैंडिडेट हैं उनको एनकरेज करते हो कि आओ हमारी ऑर्गेनाइजेशन की जो एप्लीकेशन है उसको फिल करो। बट सिलेक्शन क्या है कि हमें बेस्ट कैंडिडेट को ही सिलेक्ट करना है, किसके लिए, पर्टिकुलर जॉब के लिए। बट यहाँ पे एनकरेज किया जाता है कि एप्लीकेशन के अंदर पार्टिसिपेट करो। नेक्स्ट इसके अंदर नेक्स्ट क्या है, इसके अंदर आपका डिफरेंस क्या है, अप्रोच बोले तो
अप्रोच बोले तो कि ये जो रिक्रूटमेंट होती है हमेशा पॉजिटिव प्रोसेस होती है और जो सिलेक्शन हमारा नेगेटिव प्रोसेस होती है। ये डिफरेंस मैंने आपको पहले ही बताया था, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या है और रिक्रूटमेंट का, इनवाइट मोर कैंडिडेट टू अप्लाई द फॉर वैकेंट पोस्ट। वैकेंट पोस्ट के लिए जितने ज़्यादा कंपिटेंट, मतलब जितने ज़्यादा लोग होंगे, मैंने आपको यही लाइन बोली थी, जितने ज़्यादा कंपटीशन होगा उतने ज़्यादा कंपिटेंट लोगों को ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट कर पाएगी। तो यहाँ पे इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, बस एप्लीकेशन कलेक्ट करनी है जितना हो सके उतनी ज़्यादा। बट सिलेक्शन का पॉइंट क्या है कि हमें बेस्ट से बेस्ट सेलेक्ट करना है, ठीक है। की फैक्टर क्या है, एडवर्टाइजिंग द जॉब, एडवर्टाइजिंग की है जॉब की, बट यहाँ पे क्या है, हमें अपॉइंट करने हैं कैंडिडेट, एडवर्टाइज नहीं करनी, हमें केवल और केवल अपॉइंटमेंट करनी है इसमें। हर्डल क्या आती है, कैंडिडेट हैव नोट टू क्रॉस द ओवर मैनी हर्डल। और यहाँ पे कहते हैं कि मैनी हर्डल, कहने का मतलब जो कैंडिडेट होने उनको दिक्कत होती है ऑर्गेनाइजेशन रिक्रूटमेंट करते टाइम, नहीं ना, बस ये क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है और प्रिंट निकाल देना है। बट जब अब सिलेक्शन की बात की जाती है तो कितने स्टेज हमने किए कि पहले उसका इंटरव्यू हो रहा है, प्रीलिमिनरी इंटरव्यू हो रहा है, देन उसके बाद एप्लीकेशन बैंक फिल करना पड़ रहा है जो ब्लैंक पेपर था, ठीक है। देन उसके बाद रिटन टेस्ट हो रहा है, उसके बाद इंटरव्यू हो रहा है, उसके बाद फिर रेफरेंस चेक हो रहा है, उसके बाद फिर फिजिकल एग्जामिनेशन हो रही है, देन उसके बाद फाइनल डिसीजन। तो 7-8 स्टेजेस से गुजरने के बाद हर्ड मतलब प्रॉब्लम ही है भाई। क्या पता उसको मतलब माइंड में तब तक टेंशन बनी रहेगी जब तक फाइनल लेटर नहीं आ जाता, यू आर सेलेक्टेड, फाइनली यू आर सेलेक्टेड सक्सेसफुली, समझ रहे हो। तो यहाँ पर आपके माइंड में क्या होता है, लॉट ऑफ टेंशन एंड स्ट्रेस होता है, प्रॉब्लम्स आती है। बट ऑर्गेनाइज और रिक्रूटमेंट में किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आती। सीक्वेंस क्या है, पहले वो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस स्टार्ट होता है, देन हमारे पास क्या है, किसका स्टार्ट होता है, सिलेक्शन का। मेथड क्या है, ये इकोनॉमिकल होता है, सस्ता होता है, बट ये एक्सपेंसिव होता है क्योंकि इंटरव्यू को ऑर्गेनाइज करना और जो टेस्ट के लिए जो सेंटर्स होते हैं, कितने सारे मतलब पूरे देश भर में सेंटर ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। जब भी कोई, अब मैंने देखा था ये 2000 मेरे हिसाब से 21 पता नहीं 22 में ये CET का पेपर कंडक्ट किया था, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है ना। तो उसके अंदर देखो कितनी मतलब बसेस सर्विस फ्री की गई थी, हरियाणा रोडवेज, मतलब कितने मतलब भाई साहब इतनी भीड़ मैंने पहली बार मतलब कहीं नहीं देखी, समझ पा रहे हो ना। तो इन सभी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना, टेस्ट के लिए आपने बस सर्विसेज भी दी, तो क्या है, सिलेक्शन एक एक्सपेंसिव क्या है, टर्म है, प्रोसेस है। टाइम कंज्यूमिंग यहाँ पे कम है तो यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है। प्लेसमेंट वाला चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपका जो क्या है, यहाँ पर आपका क्या है, बैरियर पॉइंट रहते, थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। वैसे इतने इंपॉर्टेंट नहीं है बट हाँ देख लो अगर आपको आता है। परसेप्शन क्या होता है, दृष्टिकोण, मतलब आप किसी भी इंफॉर्मेशन को किस तरह से रिसीव कर पा रहे हो। एक वाक्य बोला जाता है, रोको मत जाने दो, ठीक है, और एक आता है रोको मत जाने दो, है ना। अगर मैं आपको ये सेंटेंस अगर आपको बिल्कुल प्रॉपर समझ नहीं आया तो आप इसको रिसीव किसी भी इंफॉर्मेशन को आप किस तरह से रिसीव कर रहे हो उसे बोला जाता है परसेप्शन। मतलब आपके देखने का, तो समझ में आया मतलब कि आप किस तरह से इन्फॉर्मेशन को रिसीव कर रहे हैं। एक इन्फॉर्मेशन है, एक बच्चा किसी और तरह से ले रहा है, दूसरा बच्चा किसी और तरह से ले रहा है, मतलब कि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन रिसीव करने का जो तरीका होगा, रिसीव करने के जो अपने दृष्टिकोण होगा उसे बोला जाएगा परसेप्शन, ठीक है। कई बार वर्ड्स की मेंटल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल अपना थोड़ा सा माइंडली सेट हो जाता है कि हाँ ये पर्सन, जैसे होता है ना कि किसी पर्सन के माइंड में किसी के प्रति, मान लीजिए इस पर्सन के सामने इसकी इमेज बहुत गंदी बनी हुई है, इवन वो चाहे अच्छा काम भी क्यों ना करता हूँ। एग्जाम्पल के यहीं पे एग्जाम्पल लेती हूँ। मान लीजिए इसने इस पर्सन को देखा कि इसने किसी पर्सन को कोई ऐसे बस स्टॉप पे, रेलवे स्टेशन पे ऐसे बच्चे छोटे बच्चे होते हैं, जो लेडीज़ होती हैं, जेंट्स भी होते हैं, बहुत से ऐसे पैसे लेते हैं ना, मांगते हैं कि दे दो खाना चाहिए ऐसे, और इसने मना कर दिया, तो इसके माइंड में ये इसके प्रति नेगेटिव इमेज बनी ना। तो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का जो आपका दृष्टिकोण था, आपने क्या इसके अंदर नेगेटिव इमेज, क्या पता ये इसको खाने के लिए दे रहा हो, खाना नहीं ले रहा हो, पैसे ही ले रहा हो, तो ये अपनी तरफ जगह सही है। इसने जस्ट ये देखा कि हाँ इसने मना कर दिया, तो क्या है परसेप्शन, दैट मीन्स दृष्टिकोण, कि इसके कारण भी आपको क्या है दिक्कत हो सकती है, ठीक है। इंटरव्यू वाला जो क्वेश्चन कुछ पूछ रहा है उसका मोटिव कुछ और है, बट जो देने वाला जो कैंडिडेट है वो कुछ और ही सोचे जा रहा है उस पॉइंट को लेके, तो कहीं ना कहीं आप उस चीज़ के लिए मतलब
आपको वो आप उस चीज़ का आंसर प्रॉपर नहीं दे पाएंगे, जिसके कारण आप क्या है इंटरव्यू से बाहर हो सकते हैं। फेयरनेसनेस क्या होता है, मतलब कि बायसनेस हो रही है, पक्षपात हो रहे हैं। पक्षपात तो समझ चुके होंगे कि जो भी मान लीजिए आपका जो टेस्ट है, टेस्ट में पहले ही सेटिंग करवा दी कि मेरा तो टेस्ट पक्का क्लियर होगा, तो ये कहीं ना कहीं जो रिलीजन के बेस पे, रीजन के बेस पे, रेस के बेस पे, जेंडर के बेस पे बायसनेस होती ही होती है, हमेशा होती है, चाहे किसी भी लेवल। आपने देखा है कभी इतने पेपर लीक होते हैं, बहुत नेट का भी पेपर लीक हुआ था 2022 के अंदर, जो अक्टूबर के 13 तारीख के पास था ना, वो भी पेपर लीक हुआ था। मतलब बहुत से पेपर की तहसीलदार का लीक हो गया, ऐसे लीक हो गया, वैसे लीक हो गया। समझ पा रहे हो वो कारण क्या है, वो कौन लीक करते हैं, पेपर बनाने वाला करता है, जो सेटिंग करवाते हैं। समझ पा रहे हो ना। वैलिडिटी का मतलब होता है जिस चीज़ जो काम आप करना चाह रहे हैं क्या वो वही काम हो रहा है। जैसे कि थर्मामीटर सबने देखा होगा, जो बुखार मापने का होता है, उसका काम क्या है थर्मामीटर का काम यह है कि वो बुखार आपके फीवर को मेज़र करेगा, है ना। अगर वो काम उसके अलावा आप कोई और काम करने लगो, वो वैलिडिटी नहीं होगी। समझ पा रहे हो कि जिस काम के लिए जो चीज़ बनी है वही आप उससे परफॉर्म कर रहे हो, तो वो वैलिडिटी होती है। बट ऐसा बहुत से टाइम होता है कि आपकी जॉब परफॉर्मेंस आपने अच्छी दी, बट उस पोस्ट के लिए आपको अपॉइंट नहीं किया जा रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। रिलायबिलिटी का मतलब होता है कि डिफरेंट सिचुएशन में सेम परफॉर्मेंस आना। कहने का मतलब जैसे मान लीजिए एक एक्सपेरिमेंट किया इस बच्चे ने, ठीक है, और ये कहा कि 10 डिग्री के टेम्परेचर पे ही एक्सपेरिमेंट करना है, ठीक है, और रात को ही नाइट में ही टेम्परेचर करना है, मतलब ये एक्सपेरिमेंट करना है। ये 2 कंडीशन रख ली। अगर कोई दूसरा व्यक्ति आके 10 डिग्री और रात को ही इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करेगा तो सेम रिजल्ट आएगा। तो रिलायबिलिटी का मतलब होता है आप जब किसी रिजल्ट को, जब किसी भी मेजरमेंट को सेम कंडीशन एंड सेम सिचुएशन में करोगे तो आपका रिजल्ट सेम आएगा, ठीक है। प्रेशर होता है, मतलब ये सभी चीज़ें क्या है आपकी बैरियर्स आते हैं। उम्मीद है आपको जो परसेप्शन है, रिलायबिलिटी है, वैलिडिटी है, फेयरनेस है, प्रेशर है, इनका मीनिंग समझ में आया होगा। और देखो अब आपको मैं दिखाती हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट इज़ अ रिक्रूटमेंट, डिस्कस द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुका है। एक्सप्लेन द वेरियस सोर्सेज ऑफ द रिक्रूटमेंट, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। सिलेक्शन क्या होते हैं, स्टेप क्या होते हैं, ये देखो कितनी बार पेपर में आए, मतलब मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। जो चैप्टर है ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, मतलब छोड़ के मत जाना बिल्कुल भी। पूरा चैप्टर हमारा हो चुका है जॉब रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन का। नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे प्लेसमेंट एंड इंडक्शन का, ठीक है। और आपको ये इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ, आपके लिए स्पेशल हमने चैनल बनाया है क्वेश्चन पेपर, जहाँ पर आपको रिसेंट 2022, 23, 21 और 20 चारों सालों के क्वेश्चन पेपर मिलेंगे आपको आपकी ही स्ट्रीम के। तो आप उन क्वेश्चन पेपर को चेकआउट कीजिए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट। और जितनी मेरी कोशिश होगी मैं आपको जल्द से जल्दी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का कंप्लीट करवाने के बाद मैनेजमेंट अकाउंटिंग की भी ऐसी ही वीडियो लंबी आएगी, ठीक है। बहुत से बच्चे ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं कि मैम आप इनके लिए इतना टाइम दे रहे हो, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए क्यों नहीं दे रहे, टैक्स के लिए क्यों नहीं दे रहे। आपने नोट नहीं किया है, आपको पर्टिकुलर इंटरवल के बाद इसकी भी मिल रही है, इनकम टैक्स की भी मिल रही है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की। इवन वो चाहे छोटी मिले बड़ी मिले मैटर ये नहीं करता, बट आपको कंटेंट तो मिल रहा है ना। तो प्लीज़ आप टाइम को प्रॉपर यूटिलाइज करना आई होप जानते होंगे, तो मैं उसको प्रॉपर यूटिलाइज कर भी पा रही हूँ और साथ साथ आपको सर्विस भी प्रोवाइड कर जा रही हूँ, ठीक है। बहुत बिजी शेड्यूल है और बस यही उम्मीद कर रही हूँ कि मैं अपना पूरा बेस्ट दूँ कि आपको एग्ज़ाम से पहले आपको पूरा कंटेंट करवाने की पूरी कोशिश करूँगी मैं, ठीक है। अब आपने क्या है केवल 4 चैप्टर रह गए हैं, 4 हो चुके हैं, विद नोट्स आपको मिल जाएंगे। इसके तो नोट्स क्या मिलेंगे आपको, जो भी समझाया मैंने इन्हीं पेजेस पे समझाया है, ठीक है। हाँ, इनके डिफरेंस का नोट्स मिल जाएगा आपको, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।